हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। अमलगमेशन में क्या होता है, एक हमारे पास ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी और बी कंपनी को टेक ओवर करती है कोई सी कंपनी, और ये सी कंपनी है, ये न्यू कंपनी हो सकती है और पहले से ही बनी हुई कोई कंपनी भी हो सकती है जो ए और बी को टेक ओवर करती है। ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर सी कंपनी बनाती हैं, तो इसे हम कहते हैं अमलगमेशन। इससे ही मिलती जुलती एक और टर्म है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब ए कंपनी को बी कंपनी टेक ओवर करेगी तो हम इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और जब ए कंपनी को कोई नई कंपनी हम बनाएंगे स्पेशली इसी को टेक ओवर करने के पर्पज़ से, तो वो अमलगमेशन कहलाएगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिफरेंस है इसमें, बाकी इनकी अकाउंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अमलगमेशन के टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा इन द नेचर ऑफ परचेज। हम कैसे पहचानेंगे कि ये इन द नेचर ऑफ मर्जर का अमलगमेशन है या इन द नेचर ऑफ परचेज का अमलगमेशन है? तो उसके लिए क्या है, ये 5 कंडीशंस हैं। अगर अमलगमेशन का टाइप इन कंडीशंस को पूरा करता है, फुलफ़िल करता है, तो हम इसे कहते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता है तो हम इसे कहते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज अमलगमेशन। कंडीशंस को देखते हैं एक बार। सबसे पहली कंडीशन है ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम द असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है। जिनका टेक ओवर किया जाएगा वो ट्रांसफरर कंपनी है, और जो कंपनी टेक ओवर करने के लिए आएगी वो ट्रांसफरी कंपनी है। तो जब ए और बी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटी सी कंपनी की हो जाएंगी तो हम इसे कहेंगे नेचर ऑफ मर्जर का अमलगमेशन। सेकंड, if 90% of equity shareholders of transferor company become the shareholder of transferee company, अगर ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए तो वो भी इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। थर्ड कंडीशन है हमारी कि जो परचेज कंसिडरेशन है, यानी जो पेमेंट करनी है ट्रांसफरी कंपनी को, वो सारी बाय इशू ऑफ शेयर्स अगर हो तो इन द नेचर ऑफ मर्जर, और अगर वो इन कैश पेमेंट हो या फिर कोई अदर वे में पेमेंट हो रही है परचेज कंसिडरेशन की, तब वो होगा इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर इशू ऑफ शेयर्स है परचेज कंसिडरेशन को पे करने का तरीका, तो यह है इन द नेचर ऑफ मर्जर। फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ कंडीशन है द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज टू बी कैरीड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी। जो ए या बी कंपनी का बिजनेस है उसे सी कंपनी कंटिन्यू करेगी, बंद नहीं करेगी, उसे एब्जॉर्प्शन में बंद कर सकती है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में बंद नहीं करेगी। नेचर ऑफ परचेज में क्या करेगी, उसके बिजनेस को बंद कर देगी और अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट करेगी। फिफ्थ है कि इसमें एसेट एंड लाइबिलिटी की बुक वैल्यूज़ के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। इन द नेचर ऑफ मर्जर में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, और इन द नेचर ऑफ परचेज में हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारी 5 कंडीशंस हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो वो हमारा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में को टेक ओवर करती है और अमलगमेशन होता है तो उस टाइम पर हम परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड हम यूज़ करते हैं, एक है नेट एसेट मेथड और दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं, कंपनी की सारी एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ घटा देते हैं, और जो भी फिगर आती है उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, यानी वो हमें पे करना है। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसफरर कंपनी को जो भी पेमेंट करेगी, जो भी पेमेंट करने के लिए एग्री हुई है,
वो सारी पेमेंट को, एग्रीगेट अमाउंट को हम परचेज कंसिडरेशन मानते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है ए लिमिटेड की, उसकी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर है 30 लाख, ये अमाउंट इन लैख है, ठीक है, 30 लाख मानेंगे मतलब इसे। इक्विटी शेयर 60, जनरल रिजर्व 36, डिबेंचर्स 28, करंट लाइबिलिटीज 20। और ये है इसके एसेट, फिक्स एसेट 130, इन्वेस्टमेंट 24, करंट एसेट 20, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बी लिमिटेड ने टेक ओवर किया इस ए लिमिटेड को जिसकी बैलेंस शीट दी हुई है और ये कंडीशंस दी हुई हैं जो इसने फॉलो की इसको अमलगमेट करते टाइम। सबसे पहली कंडीशन है कि जो इसकी फिक्स एसेट है वो बुक वैल्यू के 90% पर लेने के लिए एग्री हुए हैं। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से 10% ज़्यादा पर लेने के लिए एग्री हुए हैं। स्टॉक 20% डिस्काउंट पर। डिबेंचर्स की रिपेमेंट होगी 15% प्रीमियम पर। प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाएंगे 15% प्रीमियम पर। और 5 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे जिसके पास 3 इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग है। मतलब ए लिमिटेड में जिसके इस समय 3 इक्विटी शेयर हैं उसको हम बी लिमिटेड में अब 5 इक्विटी शेयर देने वाले हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ दोनों बुक वैल्यू पर ही है, यानी उनमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जिनमें चेंज हुए हैं वो हमें हमें बता दिए गए हैं और जिसमें चेंज नहीं है वो भी लिख दिया। अगर ये नहीं होता तो भी हम ये मानते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं नेट एसेट मेथड से। नेट एसेट मेथड में हमें लिखनी होती है सबसे पहले एसेट। तो एसेट में इसने सबसे पहले फिक्स एसेट के बारे में कहा कि फिक्स एसेट हमारी 90% बुक वैल्यू पर होगी। हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है 130 और 130 का उसने कहा 90%, तो हम इसका 90% निकाल लेंगे। 130 का 90% आएगा 117। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने कहा कि 10% अबव द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 24, उसका 10% अबव, तो इसे हम कर देंगे 110। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26.4। उसके बाद करंट एसेट दी हुई हैं। करंट एसेट आपकी कितनी दी हुई हैं? करंट एसेट इसमें दी हुई है 20 और क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टॉक है 20% डिस्काउंट पर और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है। इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक है जो आपका वो 10 लाख का है। अलग से नहीं दिया है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि स्टॉक आपका 20% डिस्काउंट पर रियलाइज़ करना है आपको। 20% डिस्काउंट मीन्स अगर वो 10 लाख का है तो आप उसका 80% कर दो। तो 10 लाख का 80% जब आप करेंगे ये हो जाएगा 8। और अब करंट एसेट टोटल थी 20 लाख की, 10 लाख का स्टॉक यानी अदर कितने की रह गई? 10 लाख की। टोटल अगर आप अपनी एसेट्स का करोगे तो ये आएगा 161.4। अब एसेट्स में से हमें लेस करनी है आउटसाइड लायबिलिटी। इस वाले क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, एक बार बैलेंस शीट देखेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी है इसमें 12% डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी 20 लाख, दोनों को हम लेस कर देंगे अब इस टोटल में से। तो डिबेंचर्स के केस में क्या है कि वो 15% प्रीमियम पर रिडीम होने हैं। 28 लाख के हैं, 15% प्रीमियम मीन्स 115% आप निकालेंगे। तो जब आप 28 का 115% करेंगे तो ये आएगा 32.2। और दूसरी चीज़ जो आपके आउटसाइड लायबिलिटी में है वो है करंट लायबिलिटी। वो एज इट इज़ लिखनी है क्योंकि उसमें कोई चेंज है नहीं। तो ये आपका आ गया 52.2। आपको क्या करना है, अब एसेट्स का जो टोटल है उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ का टोटल लेस कर देंगे।
तो ये आपकी आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन, जो कि है इसमें 109.2 लाख। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का क्या नियम है कि जो भी पेमेंट की जा रही है आप सिर्फ वो लिखो सीधा सीधा, और वही आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी। अब इसमें क्या कहा था इसने पेमेंट के रिगार्डिंग, इसने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके 15% प्रीमियम पर रिडीम होने हैं, और इक्विटी शेयर के बारे में कहा था कि जिसके पास 5 इक्विटी शेयर हैं उसको 3 दिए जाएंगे। अब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का तो ईजी है, 30 लाख के हैं, 15% प्रीमियम पर, यानी 115/100 आप निकाल लेंगे इसका, जो कि आएगा 34.5। और दूसरी चीज़ है इक्विटी शेयर, ये क्या है, अब ये कैसे निकालेंगे इसे हम समझेंगे अभी। जिसके पास 5 इक्विटी शेयर हैं उसको दिए जाएंगे नई कंपनी में 3 इक्विटी शेयर। अब जिसके पास 1 इक्विटी शेयर होगा उसे दिए जाएंगे 3/5। जिसके पास 3 इक्विटी शेयर है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, जिसके पास 3 इक्विटी शेयर है उसको दिए जाएंगे 5, और जिसके पास 1 इक्विटी शेयर है उसको दिए जाएंगे 5/3। ठीक है, और हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितने थे, 60 लाख। तो जिसके पास 60 लाख के इक्विटी शेयर हैं उसको कितना दिया जाएगा, तो आप यहाँ यूनिट मेथड जो हमारा होता है सबसे सिंपल, उससे निकाल सकते हैं कि कितना दिया जाएगा। यहाँ पर अब इक्विटी शेयर जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 100 हमारा। किस तरह कैलकुलेट किया ये मैंने बता दिया है, यूनिट मेथड लगाओगे आप इजीली, और इस तरह हमारी परचेज कंसिडरेशन आएगी 134.5। तो हमारे ये दोनों तरीके हैं, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट में आप क्या करोगे, सारी एसेट्स हैं जो कंपनी की माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, और नेट पेमेंट मेथड में आप जो जो ट्रांसफरर कंपनी को पे कर रहे हैं उसको ऐड कर दोगे। इस तरह आप परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं जब आप अमलगमेशन ऑफ कंपनी में एंट्रीज करेंगे।